Hello, Asper. Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So, आई होप आपने हमारा इंट्रो तो देख ही लिया होगा, उसके थ्रू आपको समझ में भी आया होगा कि हम आपके लिए नए कोर्सेज नए बैचेस लेके आए, राइट? जो हम बैच लेके आए हैं उसका नाम है यलगार बैच। वो स्पेशली हमने क्लास 10th के लिए डिज़ाइन किया है, वो भी आपका जो टर्म फर्स्ट होने वाला है, जो सीबीएसई ने कोर्स आपका लॉन्च किया है, रिड्यूस सिलेबस जो लॉन्च किया उसके अकॉर्डिंग, जिसके अंदर हम क्या करवाने वाले हैं। एक तो सबसे पहले हम आपको चैप्टर्स वाइज आपके जो एक्सप्लेनेशन है वन शॉट वीडियो में वो प्रोवाइड करेंगे। और जिस चैप्टर का आपका पहले फॉर एग्जांपल मान के चलो चैप्टर नंबर 1 है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का, पहले हम उसका फुल वीडियो वन शॉट प्रोवाइड करेंगे एंड देन उसके बाद आपका एमसीक्यूज वाला वीडियो आएगा 2 घंटे के गैप के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग आप पहले उसको समझ सकते हैं। उसके बाद आपके पास रिवीजन के लिए टाइम भी मिल जाएगा एंड आपके पास गैप भी होगा थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। एंड देन 2 घंटे बाद आप क्या कर सकते हैं, हमारा एमसीक्यूज वाला जो हमारा वीडियो आएगा उसके अकॉर्डिंग आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद है। और जो चीज़ आपको नहीं आएंगी तो उसमें भी आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज हम आपका जो भी डाउट्स होंगे या जो भी हम आपके एमसीक्यूज देंगे उसको उसके साथ हम उसका एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स भी देंगे। तो आपकी दो टाइम आपका एक तरह से प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, चैप्टर भी आपको समझ में आ जाएगा और टर्म 1 के लिए आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जिसके कारण आप क्या कर सके, अच्छे मार्क्स लेके आ सके। और ये सिर्फ सोशल साइंस के लिए नहीं बचा, ये चीज़ आपका साइंस मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए हम लेके आए हैं। और साथ के साथ में आपका ये हम लेके आए हैं आपके लिए। और इसके अलावा हमने क्या किया है आपके लिए, जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पे और जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर मैक्सिमम कोर्सेज तो आपके वैसे भी फ्री हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने चार्जेबल करके रखी हैं, राइट? कुछ हमारे कंटेंट ऐसे हैं जो नोट्स हैं आपके, या कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको हमने क्या करके रखा है, चार्जेबल करके रखा है। अगर आप चाहते हैं कि वो जो आपके नोट्स हैं, वो जो हमारे जो नोट्स हैं जो चार्जेबल है वो आपको, और जो उनका जो चार्ज है ना वो बहुत कम है, 30 to 40 रुपीज़ है। अगर बट उसके बाद भी अगर आप उसको परचेज नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो आपको फ्री में मिल जाए, तो हमने उसके लिए भी आपका सॉल्यूशन निकाल के रखा है। पूछिए वो क्या है। वो ये सॉल्यूशन है बच्चा, जैसे कि आपने हमारा वन शॉट वीडियो देखा, राइट? अब जब आपने वो वन शॉट वीडियो देख लिया और आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो आपको क्या करना है, आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगी, वहाँ जाके आपको इनरोल करना है। एंड देन जैसे आप इनरोल करेंगे, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनरोल करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको 10 क्विज मिलेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। एंड देन जैसे आप उन 10 क्विज को आप कर लेंगे तो आपके लिए एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। और जो सर्टिफिकेट आपका इशू होगा उसको आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ शेयर करना है। आप हमारे साथ 2 जगह शेयर कर सकते हैं। एक तो आप हमारा विद द हेल्प ऑफ हैशटैग edugrown.in पे शेयर कर सकते हैं, एज वेल एज आप दूसरी जगह कहाँ शेयर कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, किसके ऊपर, support@edugrown.in पे हमें मेल कर सकते हैं। तो आप दोनों जगह हमसे शेयर कर सकते हैं एंड देन उसको चेक करने के बाद हम आपको जो भी हमारे कुछ कोर्सेज है या कोई जो भी हम आपको जो कूपन मिलेगा वो आप क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। आपको कुछ चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, फिर वो फ्री हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज। या तो आप अच्छे से पढ़ाई, मतलब या तो आप देखा जाए तो 30-40 रुपीज़ बहुत कम है किसी भी कोर्स का, राइट? तो या तो आप 30-40 रुपीज़ चार्ज मतलब आप पे कर सकते हो। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप क्विज के थ्रू उन जो भी आपके लिए चार्जेबल चीज़ें आप उनको क्या कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो ये है ना बच्चा अच्छी बात आपके लिए। और साथ के साथ में ये तो हमारे कोर्स के रिगार्डिंग बात होगी। आज जो मैं आपको चैप्टर करवाने वाली हूँ वो है क्लास 10th का सोशल साइंस का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। नाम तो पता ही होगा आपको, नहीं पता? आई थिंक पता ही होगा सबको, क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। पूछिए वो रिक्वेस्ट क्या है। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, मैम बस एक ही रिक्वेस्ट करती है ना? क्या रिक्वेस्ट है वो आपकी,
कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आपको ऑलरेडी पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हर चीज़ से फ्री होके आप इजीली अच्छे से चैप्टर को समझ सकें, है ना। देन जैसे ही आप वीडियो देखते हैं और देखने के बाद आपको लगता है वो जो वीडियो है आपके काम का है, ठीक है, आपके लिए वो मतलब एक तरह से बोलना चाहिए आपको समझ में आया, आपके लिए यूजफुल है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको हमें सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करना है कि आपको हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपका भी बेनिफिट होगा। साथ के साथ में अगर आपको पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो उनका भी बेनिफिट होगा, है ना। ये है ना अच्छी बात ना। ये तो हो गई बच्चा सारी बातें हमारी। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, आपको पता है यलगार का मीनिंग क्या होता है? हमने इस बैच का नाम यलगार क्यों रखा? यलगार का मीनिंग होता है आपका अटैक करना। तो हमने इसका नाम अलगार इसलिए रखा है क्योंकि हम भी टर्म 1 के मार्क्स के ऊपर अटैक करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे कि हम जो मार्क्स है उनके ऊपर टर्म 1 के ऊपर अटैक करेंगे और जिसके कारण हमें क्या मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। सो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सो वेलकम टू दी सोशल साइंस क्लास। एज यू नो दैट हम ज्योग्राफी मतलब क्लास 10th का सोशल साइंस का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का 1 शॉट वीडियो करने वाले हैं। और ये जो हमारा बैच है उसका नाम क्या है, यलगार बैच है, ओके। और चैप्टर का नाम है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। जैसे कि आपको पता है सबसे पहले मैं आपको जो आपका चैप्टर का नाम है उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आपका चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, आपका कोई भी एक स्टेप आगे जाना, आपके अंदर ओवरऑल प्रोग्रेस होना, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका डेवलपमेंट बोलते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग फॉर एडवांस, किसी भी बोलना चाहिए मतलब एक प्रोसेस को जो कि आपको एक लेवल एडवांस लेके जा रही है उसको क्रिएट करने को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं, ओके। इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती बट you know the meaning of the chapter, that's why I explain you, okay। now अब हम बात करेंगे रिसोर्सेज की। बच्चे ये मत सोचना डेवलपमेंट की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती तो रिसोर्सेज की भी नहीं पूछी जाएगी, रिसोर्सेज की पूछी जाती है, इसलिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम रिसोर्सेज की डेफिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है यहाँ बोली जा रही, एवरीथिंग in our environment which can be used to satisfy our need। यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो भी environment के अंदर अवेलेबल है, भले ही वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, कुछ भी चीज अगर आपके environment के अंदर अवेलेबल है जिसके कारण ह्यूमंस की जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम उसको एक तरह से रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। बट इतनी सी डेफिनेशन नहीं है, नीड्स के बाद जो एंड लगा है ना, एंड के बाद आपका वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल है, आई एग्री, वो आपकी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर रही है, वो भी सही है, लेकिन जब तक वो ये 3 कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तब तक हम उसको रिसोर्स नहीं बोलेंगे। तो वो 3 कंडीशन कौन कौन सी है? सबसे पहले बोला जा रहा है वो आपके टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मीनिंग आपका यहाँ ये है बच्चा कि आपको जो भी चीज़ है उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें, ओके। सेकंड चीज इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, मतलब आप जिस टेक्नोलॉजी का उसके अंदर यूज कर रहे हो तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो। ऐसा नहीं है कि वो चीज जो आप निकालने वाले हो वो आपकी कम पैसों की हो और उसके अंदर जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो वो आपकी ज्यादा पैसों की हो, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल हमारे पास एक तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, मतलब कि जितना उसका बजट है उतने में ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चीज तो कम की है और बजट आपका ज्यादा लग गया। थर्ड, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब ये है आपका यहाँ कि एज यू नो दैट इंडिया में कितना ज्यादा कल्चर एंड ऑल सबको माना जाता है, तो ऐसा कोई काम नहीं करना है या ऐसी कोई चीज को हमें एक्सट्रैक्ट नहीं करना है जिसके कारण वहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं या इंडियंस हैं उनके ऊपर उनको हर्ट हो या उन्हें प्रॉब्लम हो, ठीक है। अगर उन्हें प्रॉब्लम होगी तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर मैं आपके एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई आपका क्रूड ऑयल है, अब जो क्रूड ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। मान लिया हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, हमने उसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद जब आप उसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आ रहे हो जिसके कि हम उसको यूज कर सके, उस फॉर्म में लेके आ रहे हो, तो अब उस फॉर्म तक लेके आने के लिए उसके अंदर कितना पैसा लगा,
ठीक है, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल है भी या नहीं है। थर्ड चीज, मान के चलो अगर वो जो आपका क्रूड ऑयल का पता चला है आपका कि वो आपको मिला है, लेकिन मान के चलो वो किसी रिलीजियस प्लेस के नीचे मिला है, ठीक है, तो अगर रिलीजियस प्लेस के नीचे वो है तो उसको निकालने के लिए आपको उस रिलीजियस प्लेस को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और ये लोग बागों को पसंद नहीं आएगा। अब वो पसंद नहीं आएगा तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कल्चरली एक्सेप्टेबल तभी होगा कि वहाँ ऐसी कोई जगह ना हो या ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसके कारण वहाँ की सोसाइटी या वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो। तो ये अगर ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल होती हैं, साथ के साथ में वो चीज़ आपकी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। तो आपसे ये तीनों कंडीशन पूछी जा सकती हैं बच्चा। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स। हम देखेंगे कि डेवलपमेंट एंड रिसोर्स के बीच में क्या इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। ठीक है, तो क्या है, दिस इज योर ह्यूमन, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, ये आपका ह्यूमन है। ह्यूमन ये तीनों से आपका क्या कनेक्ट है, क्योंकि ह्यूमन के बिना कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल नेचर में आपका बोलना चाहिए रिसोर्स है, ठीक है। अब नेचर में रिसोर्स है भी, तो जब तक ह्यूमन नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी नहीं बनेगी। टेक्नोलॉजी नहीं बनेगी तो आप नेचर से उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, और अगर आपने नेचर से उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर भी लिया, अगर आपके पास फैक्ट्री नहीं है और वो आपके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, तब तक आप उसका यूज नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं तीनों चीजें किससे रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ह्यूमन है, नेचर के अंदर आपके ट्री है, ठीक है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर आपकी ट्री है, तो ट्री अपने आप कट के तो आ नहीं जाएगी ना बच्चा, कैसे आएगी, उसके लिए सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, और जो टेक्नोलॉजी वो बनाएगा कौन, ह्यूमन बनाएगा, ठीक है। ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी बना ली, अब टेक्नोलॉजी बनाने के बाद उसको यूज कौन करेगा, वो भी ह्यूमन करेगा। ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी बनाई, इंस्ट्रूमेंट बनाए, इंस्ट्रूमेंट बनाने के बाद वो फॉरेस्ट गया, फॉरेस्ट से जो आपकी ट्रीज एंड ऑल है उसको कटर से काटा, काटने के बाद अब जैसे कि मान के चलो वो ट्री कट गई है, तो हम उसको ऐसा तो नहीं कि हम घर में लेके आ जाएंगे उसको एज अ सोफा या एज अ डाइनिंग टेबल हम यूज कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई फैक्ट्री होगी जहां जाके वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एंड देन हमें हमारी नीड के अकॉर्डिंग, किसी को ड्रेसिंग टेबल चाहिए, किसी को टेबल चाहिए, किसी को सोफा चाहिए, किसी को बेड चाहिए, सबकी अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वो लेके आ जाएगा। तो इस हिसाब से बोला जाता है ये क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। नाउ ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है किससे, नेचर से। नेचर से क्या बोलना चाहिए, इंटरेक्ट करता है, तो किसके थ्रू करता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू। अभी मैंने आपको बताया था अगर हमें फॉरेस्ट से पेड़ काटना है तो ऐसा तो नहीं है कि हम जाएंगे और ऐसे ऐसे हाथ से काट लेंगे, नहीं ना, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। तो हमें इंटरेक्ट करने के लिए, नेचर से इंटरेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। और हमें क्रिएट करना है इंस्टीट्यूट को, जिसके कारण क्या हो सके, आपकी जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो आपकी एक्सिलरेट हो सके, ठीक है। इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है वो आपकी इंक्रीज हो सके, वो बढ़ सके, उसका ग्रोथ हो सके। ओके बच्चा, नाउ अब हम देखेंगे, हमने देख लिया रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या होती है, वो कौन कौन सी 3 क्राइटेरिया या कंडीशन होती है जिसके बेसिस पे हम किसी भी चीज को क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। अब हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये मेजर 4 कैटेगरी है। कौन कौन सी है, एक तो ऑन दी बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, सेकेंड है ऑन दी बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, थर्ड है आपकी ऑन दी बेसिस ऑफ ऑनरशिप, फोर्थ है आपकी ऑन दी बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये मेन 4 कैटेगरी के अंदर आपका डिवाइड किया गया है, एंड देन इसको फर्दर में भी डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर हम ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं तो इसको फिर से 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज बायोटिक, सेकेंड वन इज एबायोटिक। बायोटिक का मीनिंग होता है आपका जिसके अंदर लाइफ हो, और एबायोटिक का मीनिंग होता है नॉन लिविंग थिंग जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है। एग्जॉस्टिबिलिटी को भी आपके 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, एक रिन्यूएबल और दूसरा आपका नॉन रिन्यूएबल। ओके, ऑनरशिप को भी आपका फिर से फर्दर 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, एक है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट को भी 4 कैटेगरी के अंदर आपका बोलना चाहिए डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व।
ओके बच्चा, ये आपका मेन आपका क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का। ओके, नाउ अब हम वन बाय वन करके सारे क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारा ऑन दी बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब क्या आता है, वो चीज कहां से निकली है, ठीक है, उसका ऑरिजिन क्या है, राइट। नाउ इसकी बेसिस पे अगर हम बात करें तो मैं आपको बता चुकी ये ऑलरेडी दो के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है आपका बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है, जो भी आपके लिविंग फैक्टर्स है, जो भी आपकी लिविंग चीजें वो आपकी बायोटिक में आता है। एग्जाम्पल ह्यूमन, फ्लोरा, फोना। फ्लोरा हमारा प्लांट लाइफ होता है, फोना हमारा एनिमल लाइफ होता है। ओके, ये आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। नाउ सेकंड जो होता है वो एबायोटिक रिसोर्स होता है। एबायोटिक रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स जो आपके एनवायरनमेंट में है, जैसे कि विंड, वाटर, क्लाइमेट एक्सेट्रा। अब हम एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हम देखते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे देखते हैं तो उसका सबसे पहले वो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मीनिंग होता है रिन्यू, किसी भी कोई भी ऐसा रिसोर्स जो कि रिन्यू हो सके। अगर हमने उसका यूज किया तो हम उसका बाद में भी यूज कर सके, वो हमारा रिन्यू रिसोर्स होता है, ठीक है। तो द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है उसको हम रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी बोलते हैं, जैसे कि आपका सोलर, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे कि आपको पता है कि आज सन उगा है, ठीक है, आज सनराइज हुआ है आपका, तो आपने सोलर एनर्जी का यूज कर लिया, ठीक है। अगर वो आपकी सोलर एनर्जी है जो आपकी खत्म भी हो गई, तो आपको पता है कल फिर से आपका सोलर एनर्जी आएगी, आप फिर से उसका यूज कर सकते हैं। वैसे ही विंड, विंड आपकी हमेशा चलती रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होती। और वैसे ही आपके फॉरेस्ट। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं दीज अकर ओवर अ वेरी सॉरी। अब जो हमारा सेकंड टाइम है वो क्या है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिन्यू नहीं हो पाते हैं, और रिन्यू होते भी है ना, इट विल टेक्स मिलियन और बिलियंस ईयर, ठीक है। उनको फोन के फॉर्मेशन में उनको रिन्यू होने में इतना ज्यादा टाइम लगता है ना कि उनका रिन्यू होना ना होना एक बराबर होता है। इसलिए हम उन रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो दीज अकर ओवर अ एवरी लॉन्ग लॉजिकल टाइम। ये अगर रिन्यू होते भी है तो उनका बहुत ज्यादा लॉन्ग लॉजिक मतलब जियोलॉजिकल टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। और मिनरल और जो फॉसिल फ्यूल है वो इसके एग्जाम्पल है। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। और ये जो रिसोर्सेज है ना, इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर लगता है इनके फॉर्मेशन के अंदर। सम ऑफ रिसोर्सेज लाइक मेटल आर रिसाइकेबल। लेकिन अगर हम नॉन रिन्यूएबल की भी बात करते हैं तो इसको भी दो कैटेगरी के अंदर फर्दर डिवाइड किया गया, एक रिसाइकल और एक नॉन रिसाइकल। रिसाइकल वो होते हैं जिनको हम यूज करने के बाद फिर से रिसाइकल कर सकते हैं और फिर से हम उसका यूज में ले सकते हैं। नॉन रिसाइकलेबल आपके वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम एक बार यूज करने के बाद फिर से हम उसको काम में नहीं ले सकते। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हम अगर रिसाइकलेबल की बात करते हैं तो मेटल, आपको पता है आपने कोई भी चीज यूज करी, जैसे मान के चलो आप घर में है ना कोई भी यूटेंसिल्स का यूज करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लास का यूज कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी मेटल से बनी हुई है, ठीक है। अब जो वो मेटल से बनी हुई है तो अगर वो टूट जाती है या फिर हम बोलते हैं उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सेल करके वो बिक जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप कुछ एडिशन पैसे जोड़ के एंड ऑल करके आप क्या कर लेते हो, नया ले आते हो, राइट। अब जो वो बिक जाता है तो वो क्यों बिकता है, वो इसलिए ही बिकता है क्योंकि उसको रिसाइकिल करा जाता है, ठीक है। वो फिर से इसको पिघला के एंड ऑल करके जो भी उनके प्रॉपर प्रोसेस होता है वो सब करने के बाद फिर से उसका यूज करा जाता है, उससे कोई दूसरी चीज बनाई जाती है, ठीक है। अगर यही हम नॉन रिसाइक्लेबल की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है आपका कि एक बार अगर आपने जिस चीज को, जिस रिसोर्सेज को यूज कर लिया, आप उसको फिर से नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो 10 किलोमीटर के करीब आप है ना, क्या बोलना चाहिए, एक तरह से आप लॉन्ग ड्राइव पे गए, ठीक है, आप घूमने गए। अब घूमने गए तो आप जो 10 किलोमीटर आप गए हो गाड़ी से, तो उसके अंदर जो आपका फ्यूल यूज हुआ है, वो जो फ्यूल था आपका वो क्या हो गया, वो आपके हवा में धुएं की तरह उड़ गया, ठीक है। अब आप उस धुएं से फिर से फ्यूल नहीं बना सकते, तो ये नॉन रिसाइक्लेबल हुआ, ठीक है। कोई मेटल है आप उसका फिर से यूज कर सकते हो, लेकिन जो आप पेट्रोल जला चुके हो, जो आप फ्यूल जला चुके हो, जो धुएं में उड़ गया है,
आप उसको फिर से क्या नहीं बना सकते, आप फिर से उसको फ्यूल नहीं बना सकते। ओके, ये आपका मेन डिफरेंस है। नाउ अब हम देखेंगे ऑनरशिप के बेसिस पे। ठीक है, ऑनरशिप के बेसिस के आपके 4 टाइप के हैं। फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज से आपको बच्चा समझ में आ रहा होगा, मतलब उसका कोई एक ऑनर होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर हम बात करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपका टैब है या फिर आपका मोबाइल है, तो वो आपका खुद का है, राइट। आपके पास कार है तो वो आपकी घर की खुद की पर्सनल कार है, लाइक दैट। किसी एक इंसान की चीज होना या प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम बोल सकते हैं, इसलिए इसको प्राइवेट रिसोर्सेज भी बोला जाता है। अब क्या होता है, ये आपका एग्जाम्पल, अगर हम इसके अंदर अर्बन, आपकी बुक के अंदर अर्बन और रूरल के अंदर इसको कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, डिवाइड किया गया एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो रूरल इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर, अगर हम अर्बन इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वो क्या है, आपके प्लॉट्स, हाउसेस, अदर प्रॉपर्टी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर हम रूरल इंडिविजुअल की बात करते हैं तो ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर, लैंड एसेट्रा, ये आपके इस कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी एक की प्राइवेट प्रॉपर्टी होना। ओके, उसको हम इंडिविजुअल बोल देते हैं, और इसको हम प्राइवेट रिसोर्सेज भी बोलते हैं। अर्बन इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात करें तो प्लॉट, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी, और रूरल इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात करें ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर, लैंड एसेट्रा। ओके, नाउ अब जो हमारा सेकंड कैटेगरी है वो क्या, कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब ये वो रिसोर्सेज हैं जहां कोई ग्रुप ऑफ मेंबर, कम्युनिटी का मीनिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर, तो उसको कोई एक जना नहीं, पूरा ग्रुप ऑफ मेंबर उसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके, वो आपका कम्युनिटी रिसोर्स होता है। ठीक है, तो कम्युनिटी रिसोर्सेज आर विच आर एक्सेसिबल ऑफ ऑल मेंबर ऑफ कम्युनिटी एंड सोसाइटी। ठीक है, अगर इसके अंदर एग्जांपल दिया जा रहा है आपका अर्बन का, तो पब्लिक पार्क हो गया, पिकनिक हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, एजेक्ट्रा। और अगर हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज की, रूरल की एग्जांपल की, तो ग्रेजिंग ग्राउंड, विलेज पॉन्ड्स एजेक्ट्रा। ठीक है, तो ये आपके इसके हो गए। तो यहाँ आपको समझ में आया, जैसे कि अगर हम इंडिविजुअल और कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंदर डिफरेंस देखें, तो फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके जो घर का पर्सनल गार्डन है, तो वो आपके इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कहलाएगी या इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएगा, उसको आप खुद ही यूज करते हो, राइट। लेकिन अगर आपकी सोसाइटी के अंदर कोई पार्क बना है तो वो कम्युनिटी रिसोर्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ आप ही यूज कर सकते हो, उसको कम्युनिटी का कोई भी मेंबर यूज कर सकता है। वैसे अगर आप टेंपल का एग्जांपल लेते हो, आपके घर में टेंपल है तो वो आपका इंडिविजुअल है, लेकिन सोसाइटी के अंदर है तो वो कम्युनिटी रिसोर्सेज है, क्योंकि उसको कम्युनिटी का कोई भी मेंबर यूज कर सकता है। गॉट इट बच्चा? नाउ अब हमारा आएगा नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। ठीक है, आप क्या बोला जा रहा है, अगर हम टेक्निकली देखें तो भले आपका कम्युनिटी रिसोर्स हो, भले आपका बोलना चाहिए एक तरह से एक क्या था, इंडिविजुअल रिसोर्स हो, वो आता आपका नेशनल के अंदर ही है। क्यों? क्योंकि आपका घर और जो कम्युनिटी है वो इंडिया के अंदर आती है, और इंडिया एक नेशन है, इसलिए टेक्निकली जो सारे रिसोर्सेज होते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, वो नेशन को बिलोंग करते हैं। The country has legal power to acquire even private property for public good. इसी के अकॉर्डिंग बोला जाता है, अगर कंट्री चाहे, गवर्नमेंट चाहे, तो उसके पास लीगल पावर होता है जिसके थ्रू वो क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है। ठीक है, किसको, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको पब्लिक गुड के लिए एक्वायर कर सकते हैं। आपने बहुत सारी जगह सुना होगा कि कभी रोड बनता है या रेलवे एक्सटेंशन बनता है, डैम बनता है या कुछ भी होता है, तो लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो गवर्नमेंट क्या कर लेती है, उसको एक्वायर कर लेती है, उसको अपने अंडर में ले लेती है। ओके, ये लीगल पावर होता है उसके पास। You might have been seen road, canal, railway being constructed on field owned by some individual. जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपने देखा होगा, कितनी बार सुना भी होगा कि कुछ रोड्स, कैनाल, रेलवे या कुछ भी ऐसी चीज कंस्ट्रक्ट होती है तो वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी के ऊपर भी कंस्ट्रक्ट हो जाती है। ओके, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। अब क्या बोला जा रहा है, आपका जो आपका अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, लैंड को एक्वायर कर सकती है। ओके, नाउ ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब जितने भी आपके मिनरल्स हो, वाटर रिसोर्सेज हो, फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो, लैंड हो, आपकी कुछ भी चीज हो, कोई भी रिसोर्सेज है, अगर वो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आता है तो वो आपका नेशन रिसोर्स कहलाएगा। एंड
ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, जिसको हम 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्टल टर्म एज टेरिटोरियल वाटर। अब क्या बोला जा रहा है आपका, इसके अलावा हमने देखे पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी आपके रिसोर्सेज आते हैं वो नेशन रिसोर्सेज के अंदर बोले जाते हैं, ठीक है। बट इसके अलावा अगर हम ओशनिक एरिया की बात करते हैं तो ओशनिक एरिया में क्या बोला जा रहा है, जो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स होते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है ना बच्चा। अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो आपका एरिया है वो आपके नेशन रिसोर्स के अंदर आता है, जिसको हम किलोमीटर के अंदर देखें तो 22.2 किलोमीटर है। ओके, वो एक तरह से टेरिटोरियल वाटर कहलाता है आपका, ठीक है। नाउ जैसे कि आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये आपका इंडिया का मैप है और ये है आपका ये टेरिटोरियल वाटर है जो आपका 12 नॉटिकल माइल से या 22.2 किलोमीटर है। Therefore resources there been belong to the nation, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये सारे आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आपके क्या बोला जाता है, आपके नेशन रिसोर्स बोले जाते हैं। क्योंकि अगर हम लैंड बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो ये आपकी पूरी क्या है, लैंड बाउंड्री है यहाँ तक, तो इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज आएंगे वो आपके नेशन होंगे। और ये जो आपकी कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन के बाद ये जो आपका 12 नॉटिकल माइल्स है वो भी आपके किसके अंदर आता है, वो भी आपके नेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो जैसे रोड हो गया, जैसे कि आप देख रहे हो ये रोड है, ये आपके रेलवे ट्रैक है, तो ये सब आपकी क्या है, नेशनल प्रॉपर्टी कहलाती है, इसलिए नेशनल रिसोर्सेज के अंदर इसको हम काउंट करते हैं। नाउ अब जो है हमारा वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। इंटरनेशनल जो रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि उसके ऊपर किसी एक कंट्री का बोलना चाहिए हक नहीं होता है, राइट। उसको यूज करना है तो उसको यूज करने के लिए आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का क्या करना पड़ता है, पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ती है एंड देन उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। विदाउट परमिशन आप उसको यूज नहीं कर सकते, ओके। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि EEZ क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। और इसके अलावा आपसे बोला जा रहा है द ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड, जो भी ओशियनिक रिसोर्स है जो कि 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के, वो आपके ओपन सी के अंदर क्या बोला जाता है, वो ओपन सी को बिलोंग करता है। नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, और कोई भी कंट्री इसको बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकती है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये आपकी लैंड बाउंड्री है 12 नॉटिकल्स, फिर ये आपका क्या बोलना चाहिए 12 माइल्स हो गया, या फिर 200 नॉटिकल माइल तक का 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया हो गया, एंड देन ये आपका हाई सी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका एक और चीज बोली जा रही है कि इंडिया के पास वैसे ही एक राइट है जो कि इंडियन ओशियन के अंदर आपका क्या बोलना चाहिए, माइन है, मैग्नीशियम नोड्यूल्स की एक माइन है आपकी, उसको वो क्या कर सकती है, वो उसको यूज कर सकती है, ठीक है, ये उसके पास राइट है। तो इंडिया हैज गॉट राइट टू माइन मैग्नीशियस noodles from the bed of the Indian Ocean from that area which lie beyond the exclusive economic zone, ठीक है, got it। now अब हम देखेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चा इसी में होता है, ठीक है। सबसे पहले आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल का मीनिंग से समझ में आ रहा है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितना पोटेंशियल है, राइट। सो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, ये वो रिसोर्सेज हैं जो रीजन के अंदर फाउंड है, मिलते हैं, लेकिन अभी तक उनका यूटिलाइज नहीं किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव न्यूमरस पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। अगर हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, राजस्थान एंड गुजरात के स्पेशली, वहां विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी बहुत है, ठीक है, बट हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि जितनी ज्यादा वहां ये एनर्जी है हम उसका उतना ज्यादा यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर हमारे पास प्रॉपर
टेक्नोलॉजी होती तो हम विंड एंड सोलर एनर्जी से इतनी एनर्जी हम बना सकते हैं कि ये जो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर लाइट की प्रॉब्लम होती है ना वो सारी खत्म हो जाए. ओके, बट सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपरली. ऐसा नहीं कि हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन जितना उसके अंदर पोटेंशियल है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, उतना उसको प्रॉपर यूज नहीं करा जा रहा है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप सोशल साइंस के अंदर 95 मार्क्स लेके आ सकते हैं, राइट? आपके अंदर कैपेबिलिटी है, बट आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, और आप यूज नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जिसके कारण आप के मार्क्स जो है वो 70 और 80 के बीच में आ रहा है, राइट? तो वैसे ही यहाँ बोला जा रहा है जो आपका सोलर और विंड एनर्जी है ना, वो हमारे यहाँ बहुत सारी है. ठीक है, बट हम उसका यूज तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा है उसका. नाउ अब जो सेकंड है वो है आपका डेवलप रिसोर्स. नाम से समझ में आ रहा है, जो डेवलप है, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास प्रॉपर है, हम उनका प्रॉपरली यूज भी कर रहे हैं. तो रिसोर्सेज विच आर सर्वे एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. हमने उन रिसोर्सेज का सर्वे करके रखा है, हमें ये भी पता है वो कितनी क्वालिटी और कितनी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है. ओके, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी. ठीक है, बस यहाँ इतना डिफरेंस होता है कि एरिया के ऊपर डिपेंड होता है कि उस एरिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी है या नहीं है. ओके, और जैसे कि अगर हम एग्जांपल करें, सच एज वुड प्रोसेसिंग डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी एबल एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व. जैसे कि अगर हम वुड की बात करते हैं तो आपको पता है फर्नीचर कितने महंगे महंगे बनते हैं. ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप कोई सोफा बनवाने जाते हो, ठीक है, कोई भी फर्नीचर बनवाने जाते हो, तो मेरे हिसाब से 25,000 से लेके लाखों तक जाते हैं, है ना? तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके टेक्नोलॉजी, उस एरिया में टेक्नोलॉजी कितनी है और साथ के साथ आपका बजट कितना है. ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी नहीं है. हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी तो है, हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक चीजें अवेलेबल है फर्नीचर के रिगार्डिंग. ठीक है, बट अब सामने वाले के पास उतना पैसा है या नहीं है, वो डिपेंड करता है. ओके, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वुड तो हो ही गया आपका एग्जाम्पल, इसके अलावा ग्रेनाइट एंड मार्बल. अब हम बात करते हैं स्टॉक की. ठीक है, material in the environment which have been potential to satisfy human need but human being do not have the appropriate technology to access these are included among the stock. यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा कि वो हमारे पास अवेलेबल है, हमारे अर्थ के अंदर, हमारे एनवायरमेंट के अंदर वो रिसोर्सेज अवेलेबल है. ठीक है, बट हमारे पास, ह्यूमन के पास कोई उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी है ही नहीं. अगर टेक्नोलॉजी नहीं है बट वो चीज, वो रिसोर्स आपके बोलना चाहिए एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल है और वो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई भी कर सकता है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है. इसलिए तो रिसोर्सेज में बोला गया था कि टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और साथ के साथ में इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए. ठीक है, वुड वाले एग्जाम्पल से हमने देखा इकोनॉमिकल फिजिबल, इससे हमने देख लिया एक तरह से आपका क्या कि वो एक तरह से टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल भी होना चाहिए, वैसे ही कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए. ठीक है, अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेबल गैस. वाटर के अंदर आप देखोगे दो गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिनके अंदर बहुत सारी एनर्जी है. ठीक है, अगर हम इनको प्रॉपर, हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होती तो हम इनका बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते थे, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आपके आते हैं स्टॉक की कैटेगरी में. ओके बच्चा, अब हमारा जो फोर्थ और लास्ट है आपका वो है रिजर्व. रिजर्व का मतलब ये होता है आपका कि आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, आप उसको यूज भी कर सकते हो, रेडी टू यूज भी है, बट आपने अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको क्या करके रखा है? सेव करके रखा है. ओके, सो द रिसोर्स दैट हैव बीन सर्वे एंड वी कैन यूज देम विद प्रेजेंट टेक्नोलॉजी. ये वो रिसोर्सेज है जिनका हमने सर्वे करके रखा है, हमें पता है कितनी क्वांटिटी कितनी क्वालिटी में है वो, और साथ के साथ में हमारे पास एट प्रेजेंट उनको यूज करने की टेक्नोलॉजी भी है, बट उसके बाद भी हमने उनको यूज करना स्टार्ट नहीं किया है. हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको क्या करके रखा है? सेव करके रखा है, रिजर्व करके रखा है. उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व. जैसे कि आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रिजर्व लिखा रहता है, कुछ आपके क्या बोलना चाहिए, एक तरह से वाटर बॉडीज ऐसी होती है जिनके ऊपर, जिनका यूज नहीं किया जाता है. क्यों? क्योंकि उनने फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको संभाल के रखा है. एग्जाम्पल, वाटर इन दी डैम एंड फॉरेस्ट एटसेट्रा. अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर. मैंने आपको एक
बोलना चाहिए एक तरह से चार्ट बना के दिया है बच्चा, ठीक है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम ना जाए। सो अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो जो आपका फर्स्ट है वो क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल है तो वो अवेलेबल है एनवायरनमेंट के अंदर, हाँ है। टेक्नोलॉजी उसको यूज करने की है बट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। और उसका यूजेस हो रहा है, नहीं प्रॉपर यूज हो ही नहीं रहा, जैसे कि विंड एंड सोलर इतना सारा है लेकिन उसके बाद भी हम उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर। एग्जाम्पल विंड एंड सोलर एनर्जी राजस्थान एंड गुजरात। डेवलप्ड की हम बात करें, यस अवेलेबल भी है, टेक्नोलॉजी भी है और हम उसका प्रॉपर यूज भी कर रहे हैं, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। आपको पता है लोग बाग कितना यूज करते हैं इसका, बिना पेट्रोल के तो काम ही नहीं चलता। और आजकल तो पेट्रोल के भाव, ओ माय गॉड, बोल ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल आसमान छू रहे हैं, है ना। स्टॉक, अगर हम स्टॉक की बात करते हैं, ऑब्वियसली बात है अवेलेबल है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है बच्चा। जैसे कि वाटर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, हम उसको दोनों को अगर सेपरेट करेंगे तो हम उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और जब हम उसको सेपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सेस करने के लिए, तो हम उसको यूज कैसे करेंगे, तो यूज भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। रिजर्व की हम बात करें, यस एबिलिटी है, टेक्नोलॉजी भी है, बट हम उसका यूज लिमिटेड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको संभाल के रखा है, रिजर्व करके रखा है। उसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो वाटर एंड फॉरेस्ट। ओके बच्चा, नाउ अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बट देयर ओवर यूटिलाइजेशन हैव लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स लाइक। एक्चुअल में क्या है कि जो रिसोर्सेज है वो एक तरह से फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ठीक है, ओके आई एग्री। बट अगर हम उसका बहुत ज्यादा या हम उसका मिसयूज करते हैं, ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, तो जिसके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेंगी। ओके, क्या क्या प्रॉब्लम है आपका? इनडिस्क्रिमिनेटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। जो आपका इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन होता है रिसोर्सेज का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सब उसको इतना एक्सप्लॉयट नहीं कर पाते, सब उसका इतना यूज नहीं कर पाते। जो अमीर है वो तो बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, जो गरीब है वो उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो उसकी प्रॉब्लम होती है ना वो सबको फेस करनी पड़ती है, जैसे जो भी आपके ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आते हैं वो सबको देखना पड़ता है, वो सबको फेस करना पड़ता है। सेकेंड आपका डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज का क्या होता जा रहा है, डिप्लीशन होता जा रहा है आपका। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फ्यू एंड, और जो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो आपका क्या है, कुछ ही लोगों के हाथ में है। इसको याद करने का तरीका है आपका आइडिया, ठीक है। आई फॉर इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन, जो इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, वो दूसरा डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, डिप्लीट हो रहा है। थर्ड एक्यूमुलेशन जो है वो एक ही, मतलब जो ये जो पावर है उसको यूज करने की वो कुछ हाथ के अंदर ही है। आप सोचोगे कैसे, जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जांपल आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, सब यूज कर सकते हैं, राइट। बट अब कुछ लोग क्या होते हैं जिनके पास पैसा बहुत सारा है, जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कितना बिल आएगा, 10,000 आएगा, 15,000 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो उसका मिस यूज करता है, ठीक है। और जो मिडिल क्लास वाले रहते हैं उनका क्या होता है, उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमने ज्यादा जलाया या ज्यादा उसका यूज किया तो हमारा बिल ज्यादा आएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग कम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपका ये होता है, जिसके कारण आपका डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होता है और एक्यूमुलेशन ऑफ जो रिसोर्सेज है वो कुछ हाथ के अंदर है, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है बच्चा कि हमें किसी भी रिसोर्सेज का इस हिसाब से यूज करना चाहिए जिसके कारण उसका जो यूज करने का ड्यूरेशन है उसको हम इंक्रीज कर सकें। ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज आपके पास, कोई भी रिसोर्स है, अगर आप उसको 1 महीना चला सकते हो तो आपको इस हिसाब से उसका यूज करना है, इतने संभाल से उसका यूज करना है कि आप उसको 2 महीने चला सको, ठीक है। तो आपने जो उसका ड्यूरेशन उसको क्या कर दिया, सस्टेन कर दिया, बढ़ा दिया। सो डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, जिसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो एनवायरमेंट को डेवलप मतलब डैमेज किए बिना ही होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, जिसके कारण जो आपका एनवायरमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, और साथ के साथ में जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो, जिनका आप यूज कर रहे हो, तो वो हमें इस हिसाब से भी यूज करना है। ऐसा नहीं कि हमने आज ही सब कुछ यूज कर लिया
और जो हमारी आने वाली फ्यूचर वाली जनरेशन है उसको तो कुछ मिला ही नहीं। तो हमें अपनी भी जो बोलना चाहिए एक तरह से अपनी भी जो नीड्स है उसको फुलफिल करना है, साथ के साथ में फ्यूचर जनरेशन जो है उसके लिए भी कुछ चीजें छोड़नी है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें ग्रीडी बन जाना और हमें हर चीज हमें ही अपने लिए यूज कर लेनी है और हमें हमारे फ्यूचर के लिए कुछ नहीं छोड़ना। ओके, दिस कैन बी अचीव थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। और ये अगर आप अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होगी। जैसे कि मान के चलो आपको सस्टेन करने हैं आपके मार्क्स को, ठीक है, अगर सस्टेन करने हैं आपको मार्क्स को तो आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा तो आपको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, आपको अपना प्लानिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर, उसके बाद ही तो आप उसको अचीव कर पाओगे ना। वैसे ही इसके अंदर होता है। ओके, अब हम बात करते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, जब हमने उसकी बात करी तो इस टाइम पे क्या हुआ, एक तरह से समिट रखी गई। जो ये समिट रखी गई थी वो ब्राजील के अंदर रियो दी जेनेरियो के अंदर रखी गई थी। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है रियो समिट जो आपकी थी वो ब्राजील में हुई थी, और कहा ब्राजील में भी कहाँ हुई थी, रियो दे जेनेरियो में। ओके, इसके अंदर क्या किया गया था, 1992 के अंदर ये समिट रखी गई थी। इसके अंदर एक्चुअली में जो भी आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर डिस्कस किया गया था, वो भी ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री ने किया, पूरे वर्ल्ड ने एक तरह से मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पे हमने बोल रहे हैं मतलब कि ये आपकी समिट रखी गई थी जिसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है आपकी सोशो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो उसके रिगार्डिंग की जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया गया था। दिस कन्वेंशन अडॉप्ट एजेंडा 21 फॉर द अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दी 21st सेंचुरी। और जब वो डिस्कशन एंड ऑल किया गया उस टाइम पे क्या किया गया, एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया। एजेंडा 21 कुछ नहीं था, कुछ 21 रूल्स थे जो उसके अंदर लिखे गए थे और बोला गया था अगर हम इन 21 चीजों को फॉलो करते हैं तो हम 21 सेंचुरी तक अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ओके बच्चा, नाउ एजेंडा 21, ठीक है, एजेंडा 21 इज नथिंग, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली में। इट इज अ डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट रियो दी जेनेरियो ब्राजील। ठीक है, ये जो एक तरह का डिक्लेरेशन था जो सारे जो वर्ल्ड के लीडर्स थे उनने साइन किया था 1992 के अंदर। और साथ के साथ में आपका ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, यूएनसीईडी क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कहाँ हुआ था आपका, वो ब्राजील के अंदर हुआ था। ओके, इसका जो मेन मोटिव था, एक तरह से जो एम था वो क्या था, हमें अचीव करना है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual need and shared responsibility। ठीक है, इसके अंदर एक एजेंडा करा गया था जिसके अंदर क्या बोला गया था कि हमें सबको देखते हुए काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें सबकी शेयर करनी है, म्यूचुअल नीड्स को भी, कॉमन इंटरेस्ट जो है हर चीज को देखते हुए चलना है। जब भी पावर्टी है, डिसीजेज है, इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए चलना और उसके अकॉर्डिंग हमें कोई सॉल्यूशन निकालना है। ओके, One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21। और जो इसका सबसे बड़ा मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सारी लोग जो लोकल गवर्नमेंट है ना उनके पास ये पावर थी कि वो खुद के लोकल एजेंडा तैयार कर सकते हैं। ये पावर ऐसा क्यों दिया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बेटा कि हर जगह की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, तो वो किसको पता होती है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को पता होती है, तो वो लोकल गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, एजेंडा बना सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई एक स्टेट है वहाँ वाटर की प्रॉब्लम है तो वो वाटर के अकॉर्डिंग काम करेगी ना। कोई एक स्टेट है वहाँ वाटर तो बहुत सारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वहाँ का एजेंडा बनाएगी, ऐसे। ठीक है, नाउ इसके बाद है आपका रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो रिसोर्सेज है ना ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, एज वेल एज वो हमारी क्वालिटी को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। सर्वाइवल के लिए क्यों मतलब जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन, वाटर, जो वाटर है आपका वो क्या है, एक तरह से
नेचुरल रिसोर्स है, पानी नहीं होगा तो हम कैसे उसका यूज, मतलब कैसे हम जिंदा रह पाएंगे। और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मेंटेन करने में, जैसे कि अब जितना ज़्यादा हमारे पास रिसोर्स आते जाएंगे, हमारी चीज़ें, हमारी क्वालिटी उतनी अच्छी होती जाती है। आजकल है ना फर्नीचर इतने नए नए आने लगे, एसी हो गया है आपका, 4 व्हीलर हो गई, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं आपको? रिसोर्सेज के थ्रू ही तो आ रही हैं आपके पास। तो आपकी क्वालिटी क्या होती जा रही है? अच्छी, मतलब लाइफ की क्वालिटी कैसी होती जा रही है? अच्छी होती जा रही है। बट प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्स। लेकिन जो प्लानिंग है ना, उसकी हमें जो, मतलब स्ट्रेटेजी, हमें उसकी इस तरीके से प्लानिंग करनी है जिसके कारण हम रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज कर सके, मतलब कि जो प्रॉपर यूज है ना वो कर सके, ऐसा नहीं कि मिस यूज कर रहा है। नाउ अब जो मेजर प्रॉब्लम है हम वो देखेंगे, एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो कुछ हाथ के अंदर ही, हमने देखा ही था। अब वो कुछ हाथ के अंदर है आपका एक्यूमुलेशन, ठीक है, जो रिसोर्सेज है वो कुछ हाथ के अंदर है, जिसके कारण डिप्लीशन भी रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। और अगर डिप्लीशन ज्यादा हो रहा है रिसोर्सेज का, जिसके कारण ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखा कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में पावर है, कुछ लोगों के हाथ में पावर है तो उसको इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं जिसके कारण आपका रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहा है। और रिसोर्सेज डिप्लीशन हो रहा है तो ग्लोबल में इकोलॉजिकल क्राइसिस भी आ रहा है। अब हम देखेंगे कि हमें नीड क्या है रिसोर्स प्लानिंग की। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप आज प्लान, जैसे कि मैं अगर आपका एग्जांपल लूं, आपको क्या नीड है कि आप प्लानिंग करके रखोगे कब क्या पढ़ना है। मार्क्स अच्छे लाने ना बच्चा, मार्क्स अच्छे लाने हैं, उसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। वैसे ही अगर आपको किसी चीज को बोलना चाहिए, अचीव करना है, ठीक है, आपके एम को, आपके गोल को आपको अचीव करना है, तो प्लानिंग की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही है। There are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources. ठीक है, कुछ रीजन ऐसे, अगर हम इंडिया की बात करें तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्स है। ठीक है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, या हर चीज में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इंसानों के अंदर, लैंग्वेज के अंदर, खाने के अंदर, ट्रेडिशनल के अंदर, वैसे रिसोर्सेज के अंदर भी बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जहां बहुत सारे रिसोर्सेज है, कुछ स्टेट ऐसे हैं कि वो उधर उन रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है, कहीं पानी बहुत सारा है, कहीं पानी है ही नहीं, कहाँ कहीं आपका कुछ ज्यादा है, फॉरेस्ट ज्यादा है, तो कहीं आपके फॉरेस्ट नहीं है। तो ये आपका जो ये बैलेंस बनाने के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल एंड दी कोल डिपॉजिट। जैसे कि बोला जा रहा है, अगर हम कुछ स्टेट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ क्या बोला जा रहा है? यहाँ कोल के जो डिपॉजिट है, मिनरल्स है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, यही अगर हम अदर एग्जांपल लें, अगर यहाँ क्या बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है, तो यहाँ सोलार एनर्जी, आपकी विंड एनर्जी, सोलार एंड विंड एनर्जी बहुत सारी, लेकिन वहां पानी जो है, वाटर रिसोर्सेज है, उसकी कमी है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश के इधर की बात करें, इधर की हम अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ वाटर रिसोर्सेज बहुत सारा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसकी कमी है वहां। तो समझ में आ रहा है ना कैसे, कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या ज्यादा है। तो ये जो आपका बोलना चाहिए एक तरह से बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस बैलेंस्ड, उस चीज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, उस चीज को बैलेंस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? रिसोर्सेज प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल, सारे लेवल के लिए हमें वो जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आप लोकल लेवल, रीजनल लेवल की बात करेंगे, अगर वो डेवलप होगा तभी जाकर आपका स्टेट डेवलप होगा, और स्टेट डेवलप होगा तभी आपका नेशनल डेवलप होगा। ठीक है, तो ऐसे ये आपकी प्लानिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ओके, मतलब मान के चलो, ऐसा तो नहीं अगर आपने सिर्फ सोशल साइंस पढ़ ली, सोशल साइंस में आपके 98 मार्क्स आ गए तो आपको और सब्जेक्ट में मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना। सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाओगे तभी तो आपके परसेंटेज अच्छे बनेंगे। वैसे ही आपके हर लेवल पे अगर आपकी जो क्या बोलना चाहिए रिसोर्सेज की प्लानिंग है वो अच्छी होगी, तभी आप प्रॉपर चीजों को अचीव कर पाओगे। ओके, अब हम देखेंगे स्टेप फॉर रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं करके। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की, तो ये बोला जा रहा है इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, फर्स्ट क्या है, हमें सबसे पहले जो भी एरिया है उसको हमें डिवाइड कर लेना चाहिए एरिया का, और उस एरिया को क्या करना चाहिए, वहां आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री करनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन इन्वेंट्री का मतलब ये होता है, पहले आपको यहाँ वो देखना है कि वहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज है, और उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, कि मान के फॉर एग्जांपल मान के चलो आप मध्य प्रदेश में देख रहा हो, तो वहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज है आपने वो देख ली, कौन कौन से रिसोर्सेज की कमी है आपने वो देख लिया। ठीक है, ऐसे ही करके अपने जितने भी स्टेट है सबके अंदर हमने क्या कर लिया, एक एक स्टेट का देख लिया और सबकी लिस्ट बना ली, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमें आगे का काम करना है। फिर हमें क्या करना चाहिए, इन्वॉल्विंग आ प्लानिंग स्ट्रक्चर।
इसके बाद हमें क्या करना है, प्लानिंग स्ट्रक्चर को क्या करना है, इसके अंदर इन्वॉल्व करना है। एंड अब आपने ठीक है आइडेंटिफिकेशन कर लिया, लिस्ट भी बना ली, प्लानिंग स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व भी कर लिया। अब इसके बाद जो आपका प्लान है वो आपको नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ क्या करना है, मैच करना है, और उसके अकॉर्डिंग इस टाइप से हमें डिसीजन लेना है जिसके कारण किसी एक जगह का नहीं, बहुत सारी जगह का क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। ओके बच्चा, नाउ अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है आपके रिसोर्स प्लानिंग की। वेरी सिंपल कि जो आपका रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है, बर्बादी होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग से अवॉइड कर सकते हैं। एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और जो आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंस है, एक तो रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, एनवायरमेंट जो पॉल्यूशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, और जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके, नाउ अब है हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, plan use of resources in order to meet the present need and to store a part for the future generation is called resource conservation। अब क्या बोला जा रहा है हमें, रिसोर्स कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, प्लानिंग इज अ डिफरेंट थिंग, मतलब प्लानिंग आप पहले से करके रखते हो कि आपको कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है हम किसी चीज को स्टोर करके रख रहे हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होगा आपका, कि आपको अभी की जो नीड है, हमें प्लान बनाना है कि हमें यूज ऑफ रिसोर्स कैसे करना है, इस हिसाब से करना है कि हम प्रेजेंट नीड को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, जो प्रेजेंट नीड है उसको तो हम सेटिस्फाई कर सके, साथ के साथ में हम कुछ रिसोर्सेज का जो पार्ट है उसको स्टोर करके रख सके हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, उसको हम रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। ओके बच्चा, नाउ अब हम देखेंगे इसकी नेसेसिटी क्यों है, क्या जरूरत है इसकी। तो मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल, इफ दे कंजर्व देन वी कैन यूज देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जैसे कि हमें पता है कुछ रिसोर्सेज हमारे नॉन रिन्यूएबल हैं, एग्जॉस्टेबल हैं, जिसके कारण हम उसको अगर कंजर्व करके रखेंगे तो हम उसको कुछ ज्यादा टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके बच्चा, conservation of resource help us to reduce waste, it will help in economic progress। ठीक है, और अगर हम कंजर्व करके रखेंगे रिसोर्सेज को, जिसके कारण जो वेस्ट होता है रिसोर्सेज को हम बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम उसको रिड्यूस करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसके अंदर भी हमें क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। सॉरी, रिसोर्सेज कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, और जो रिसोर्स कंजर्वेशन है उसके कारण क्या होता है, आपका एनवायरनमेंट भी एक तरह से प्रोटेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसके लिए आपको एक प्रॉपर एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके पास टू व्हीलर है, ठीक है, एक्टिवा है, आपके पास एक्टिवा है, तो आपने उसके अंदर मान के चलो 3 लीटर पेट्रोल, फुल पेट्रोल करवा लिया जो आपका 500 का भराया है। ठीक है, 500 का पेट्रोल भराया है आपने, अगर आप उसको मान के चलो आपको थोड़ी सी दूर कहीं भी जाना है तो आप गाड़ी से ही जा रहे हो। ठीक है, गाड़ी से जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपका पेट्रोल क्या हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, और साथ के साथ में जो एनवायरनमेंट है वो भी पॉल्यूटेड होगा, राइट। बट इसी की जगह आप उसको बोलना चाहिए एक तरह से प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू यूज करते हो, या प्रॉपर वे में आप यूज करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो आपको थोड़ी सी दूर जाना है, 1 आध किलोमीटर जाना है, तो आप उससे गाड़ी से ना जाते हो, या तो आप वॉक करके चले जाओ, या आपके पास साइकिल हो तो उससे चले जाओ, जिसके कारण क्या होगा, आपको आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और अगर आप ऐसा करोगे तो जो आपका क्या बोलना चाहिए, आपकी जो प्रेजेंट नीड है वो भी सेटिस्फाई हो रही है, फ्यूचर के लिए भी वो चीज क्या होती जाएगी, सब लोग करेंगे तो वो बढ़ती जाएगी, है ना। और साथ के साथ में आपका इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगा। इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे होगा, क्योंकि मान के चलो ये 500 रुपए का जो पेट्रोल था, आप 15 दिन चलाने वाले थे, अब आपने उसको प्रॉपर यूज किया, जहां आपको जरूरत थी वहीं आप गाड़ी लेके गए, नहीं थी तो आप वहां लेके नहीं गए, जिसके कारण आपका पेट्रोल जो 500 रुपए का 15 दिन चलने वाला था, अब कितने दिन चला, 1 महीने चला। तो आपकी इकोनॉमिक के अंदर भी क्या आया, प्रोग्रेस आई। और उसी के कारण ऑब्वियसली बात है, अगर आप गाड़ी से नहीं गए, आप पैदल गए या साइकिल से गए, तो पेट्रोल आपका धुएं के फॉर्म में जो उड़ता है वो भी नहीं हुआ, जिसके कारण आपका जो एनवायरनमेंट है वो भी पॉल्यूट होने से क्या हो गया, बच गया। ठीक है,
तो ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड हैं और इसलिए रिसोर्स कंजर्वेशन की हमें जरूरत भी है। ओके बच्चा, नाउ अगर मैं गांधी जी की बात करूंगी, गांधी जी का क्या आइडिया था रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर, तो गांधी जी का कहना ये था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। ठीक है, अगर हम देखें जितनी हमें जरूरत है तो बहुत सारे रिसोर्स है, ठीक है, लेकिन आपके अंदर लालच ही भरा पड़ा है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, greedy and selfish individual and the exploitative nature of modern technology are the causes of the resource depletion। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, जो सबसे बड़ा मेन रीजन है रिसोर्स डिप्लीशन का वो क्या है आपका, वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्योंकि जितनी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है हम उतना ही ज्यादा रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। ओके, He was against mass production and wanted to replace it with the production of masses। वो mass production के तो खिलाफ ही थे। जैसे ये नहीं होता कि एक साथ बहुत सारे मशीन से हमने एक साथ बहुत सारे, मान के चलो कपड़े वो हमने बहुत सारे बना दिए, ठीक है, तो वो इसके खिलाफ है, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें बनती है उतने ज्यादा लोग खरीदते हैं। उससे अच्छा उन्होंने क्या क्या मास प्रोडक्शन बाय मासेस करना चाहिए। ठीक है, उससे अच्छा लोग काम करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, एक तरह से उन्हें ना एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, और वो जब वो हाथ से बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा, और अगर चीजें ज्यादा नहीं बनेगी, चीजें कम बनेंगी तो लोग भी उसको कम यूज करेंगे। तो इस हिसाब से गांधी जी का रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर आइडिया था। ओके बच्चा, नाउ अब हमारा जो दूसरा रिसोर्स है वो है लैंड रिसोर्सेस। लैंड जो है आपका वो नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपका नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या करता है, सपोर्ट करता है। सारी चीजें लैंड के ऊपर ही तो होती हैं। आपको वेजिटेशन करना है, वाइल्ड लाइफ करना है, आप रह भी रहे हो तो ह्यूमन रह भी रहे हैं, तो किसके ऊपर रह रहे हैं, क्या बोलना चाहिए, लैंड के ऊपर रह रहा है ना। और इसके अलावा जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई बैंक में काम कर रहा है तो बैंक भी कहाँ है, लैंड के ऊपर है ना। किसी की फैक्ट्री वो भी कहाँ है, लैंड के ऊपर है। तो ये सही, इवन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम भी इसी के ऊपर है, इसलिए इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है। लैंड जो है आपका वो क्या है, इज एन एसेट, वो इंपॉर्टेंट एसेट है, बट वो लिमिटेड है साइज के अंदर, इसलिए हमें उसको इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जो आपका 9th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 था, इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसके अंदर हमने देखा था कि लैंड का साइज कितना है ना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसको बढ़ा देंगे, वो तो हम नहीं कर सकते ना। तो जितना है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए, इफेक्टिव यूज करना चाहिए। अब अगर लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया की हम बात करते हैं तो ये आपके लैंड रिसोर्सेज है। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपके अगर हम बात करते हैं तो रिलीफ फीचर्स की, तो आपका पहला है प्लेट्यू। ओके, जो कि क्या है, रिच रिजर्व ऑफ मिनरल, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। ये प्लेट्यू के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, आपको मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल मिलते हैं और फॉरेस्ट मिलता है। प्लेन्स की बात करें तो वहां आप एग्रीकल्चर कर सकते हो और इंडस्ट्री आपको मिलती है। ठीक है, माउंटेन की बात करें तो वहां से आपका क्या बोलना चाहिए, वाटर रिसोर्सेज मिलता है, एज वेल एज वो टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स के लिए भी क्या है, वो बेनिफिशियल है। ओके, तो ऐसे इनके इंपॉर्टेंस है। नाउ अब हम देखेंगे लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है आपका। तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस, हम इसको डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है, फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद सेकंड की अगर हम बात करें तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो जमीन जो कि आपकी कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे कि बैरन एंड वेस्टलैंड, कुछ ऐसी जगह होती है जो बंजर होती हैं। ठीक है, तो लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, अगर कोई ऐसी जगह है जो कि वहां की सॉइल फर्टाइल नहीं है आपकी, वो वेस्ट लैंड है, तो आप उसको क्या यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं, उसके ऊपर एग्रीकल्चर मत करो, लेकिन आप उसको अदर यूज में तो ले सकते हो ना, जैसे कि बिल्डिंग बना सकते हो, फैक्ट्री बना सकते हो, रोड बना सकते हो, लाइक दिस, इस टाइप में तो आप उसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड। ठीक है, अब बोला जा रहा है कुछ आपकी जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड होती है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं फेलो लैंड को। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर आएगी आपका परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, जहाँ लोग बाग जाके क्या बोलते हैं, गाय भैंसों को चराने का काम करते हैं, वो लैंड अंडर मिसलीनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडिंग इन ट्री सोन एरिया।
अब ये वो एरिया है जहां आपके मिसलिनियस ट्री क्रॉप को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द मोर देन फाइव एग्रीकल्चर ईयर। लेकिन कल्चरेबल वेस्टलैंड कौन सी होती है, जिसको हमने 5 साल से ज्यादा कल्टीवेट नहीं किया। अगर किसी भी जगह को आप 5 साल से ज्यादा कल्टीवेट नहीं करते हो तो वो आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड के अंदर आ जाता है, ठीक है। नाउ फॉलो लैंड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपकी दो कैटेगरी है। एक है आपका करंट के अंदर क्या बोला जा रहा है आपका, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है। या तो 1 साल या 1 साल से कम, मतलब कि 1 और 1 साल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है तब तक आपने उसको कल्टीवेशन नहीं किया तो वो आपका करंट फेलो आता है, ठीक है। और अदर देन करंट फेलो के अंदर क्या आता है, जो 1 से लेके 5 ईयर तक के बीच में आपने उसको कल्टीवेशन नहीं किया। क्योंकि हमने क्या देखा था, करंट क्या होता है आपका, जो कि 1 या 1 साल से कम, वो आपका करंट फेलो होगा। इसके अलावा हमने कल्चरेबल देखा था, वो क्या होता है, मोर देन 5, ठीक है। अब जो 1 से लेके 5 तक के बीच में कोई ऐसी जगह है जिसको हमने कल्टीवेट नहीं किया है तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा अदर देन करंट फॉलो, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है बच्चा ना। इसके बाद आपका नेट सोन एरिया होता है। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस गेट सोन एरिया इज नोन एज क्रॉस क्रॉप एरिया, ठीक है। नेट सोन एरिया क्या बोला जा रहा है आपका, कि आपका जो भी आपने है ना क्या किया है, आपने एरिया सोन मोर देन वंस, जो भी आपने एरिया सोन किया है मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, जो भी एग्रीकल्चर ईयर के अंदर किया, साथ के साथ में आपका जो नोट्स एंड एरिया है वो दोनों को मिला के आप क्या बोलते हो, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हो, ओके। नाउ ये आपका कंपेयर किया गया है। एक तो जो जनरल लैंड यूज कैटेगरी 1960 से लेके 61 तक की, और ये आपकी है 2014 से लेके 2015 की। ये डायग्राम आपके बुक के अंदर भी दिया है, ओके। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर हम कैसा पैटर्न यूज करते हैं, तो वो है आपका, एक तो फिजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, दूसरा आपका ह्यूमन फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कहाँ की टोपोग्राफी क्या है, क्लाइमेट क्या है, सोइल टाइप क्या, उसके अकॉर्डिंग तो हम यूज करेंगे लैंड का, है ना। और साथ के साथ में वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, कल्चरल ट्रेडिशनल कैसा है, इन दोनों चीजों को मिला के ही आप किसी भी जगह के लैंड पैटर्न का पता लगा सकते हो, ठीक है। तो दो फैक्टर होते हैं स्पेशली, फिजिकल एंड ह्यूमन। Land use data, however, is available only for 93% of the land geographical area because the land use reporting for most of the northeast state except Assam has not been done fully, ठीक है। अब ये जो हमें लैंड का डेटा दिया गया है वो 93% है, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया गया है, ओके। Also, some area of the Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed, ठीक है। जैसे ये कुछ एरियाज बोले जा रहे हैं, एक तो कुछ नॉर्थ ईस्ट के एरिया बोले जा रहे हैं और साथ के साथ में आपके जम्मू कश्मीर जो है उसका जो कुछ एरिया पाकिस्तान और चाइना ने कैप्चर करके रखा है, ठीक है। उन एरिया का इसके अंदर सर्वे नहीं है, इसलिए ये 93% ही है आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज को बहुत लंबे टाइम तक यूज करे जा रहे हैं और करने के साथ साथ हम उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कोई प्रॉपर क्या बोलना चाहिए मेजर नहीं ले रहे हैं कंजर्व करने के लिए, तो वो आपका लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है, ठीक है। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट। अब हम देखेंगे कंजर्वेशन मेजर और मेजर टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसके कारण हम कंट्रोल कर सकें लैंड डिग्रेड होने से। सो 95% of our basic need of food, shelter and clothing are obtained from land. As you know that हमारी जो 95% बेसिक नीड्स है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा एंड मकान, वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपके लैंड के ऊपर ही डिपेंड है। Human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying contribute in land degradation. जो भी ह्यूमन की एक्टिविटीज होती है ना, वो डिफॉरेस्ट करता है, ग्रेजिंग करता है, माइनिंग करता है, क्वेरिंग करता है, ये सब क्या करती है, इन्हीं के कारण आपका लैंड डिग्रेड होता है। In recent year, industrial influence as West have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. अब ये तो थी आपकी पहले से प्रॉब्लम ह्यूमन एक्टिविटीज की,
बट रिसेंट ईयर में देखा गया कि इतनी सारी इंडस्ट्री, इतनी सारी फैक्ट्री जो बन गई हैं, तो उसके कारण जो उसका वेस्ट होता है ना, वो भी आपके वाटर और लैंड के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण वो भी आपके एक तरह से क्या कर रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है या उस चीज को डिग्रेड कर रहा है। ओके, पहली चीज हमें, अब ये तो हमें प्रॉब्लम हो गई, अब हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन करना, ठीक है। अगर आप ट्री को काट रहे हो तो भैया ट्री को लगाने का भी काम कर लो। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांटिंग करना शेल्टर बेल्ट का, किसके लिए? प्लांट के लिए। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, कंट्रोल करना ओवरग्रेजिंग के लिए। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करना। इसके अलावा स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ एक्चुअली में बहुत ज्यादा सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, जिसको हम इसको क्या कर सकते हैं? स्टेबलाइज कर सकते हैं। कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं? वहां जो बुशेस उगाई जाती हैं वो उगाने के साथ साथ, ठीक है। और प्रॉपर मैनेज ऑफ वेस्टलैंड, अगर कोई ऐसी वेस्टलैंड है जहां हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम उसके ऊपर कोई और एक्टिविटी कर लें, लाइक ओके नाउ। और जो लाइफ इन दी सॉइल, ठीक है, जो लाइफ सॉइल के अंदर हमारी क्या बोली जा रही है? लाइफ है। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सॉइल एज अ रिसोर्सेज। हमें सॉइल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगर हम सॉइल इज अ रिसोर्सेज की बात करते हैं, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज लूज, ब्रोकन एंड यूजफुल फॉर प्लांट इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल की डेफिनेशन क्या होती है? जो भी अर्थ क्रस्ट का ऊपर की लेयर होती है, जो लूज होती है, ब्रोकन होती है, यूजफुल होती है प्लांट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं। ओके बच्चा, सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल को क्या बोला जा रहा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज बोला जा रहा है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल नहीं बोला जा रहा, रिन्यूएबल बोला जा रहा है। It is the medium of plant growth and support different type of living organism on the earth, ठीक है। ये बहुत सारी चीजों को सपोर्ट करती है, प्लांट ग्रोथ को भी सपोर्ट करती है, एज वेल एज जो डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको भी क्या करती है? ये सपोर्ट करती है। ओके, soil consists of mineral matter such as sand and clay and organic matter such as humus, bacteria and earthworm। जो सॉइल है वो बहुत सारी चीजों से मिलके बनी हुई है, बहुत सारे मटेरियल मिनरल मेटर्स है उसके, जैसे कि सैंड हो गया, क्ले हो गया, ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हो गए आपके? ह्यूमस, बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म, ठीक है। मिनरल्स मैटर की बात करें तो आपका सैंड एंड क्ले, ऑर्गेनिक मैटर की बात करें ह्यूमस, बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म, इन सबसे मिलकर आपकी सॉइल बनी है, ठीक है। Soil is formed mainly due to the process of weathering. As a result of weathering, a layer of loose rock material is formed on the land surface. जो मेन प्रोसेस बोला जा रहा है आपका किसका? सॉइल फॉर्मेशन का, वो क्या है? वेदरिंग। वेदरिंग का मीनिंग क्या होता है? जब आपके रॉक्स एंड ऑल होते हैं वो टूटते जाते हैं, टूटते होते आ जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स हो जाते हैं उनके, और वो सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, if this layer remain undisturbed for a long period of time, chemical, physical and organic change take place in it। अगर आप किसी भी सॉइल को जैसी है, अगर आप उसको बहुत टाइम तक के लिए छोड़ देते हो तो वो अपने आप भी क्या हो जाती है? रिन्यू हो जाती है। ओके, हमें उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दिस चेंजेस, उसके कारण जो आपके चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपने वहां कुछ भी नहीं किया, आपने उसको डिस्टर्ब ही नहीं किया, ठीक है, उस लेयर को आपने डिस्टर्ब ही नहीं किया बहुत टाइम तक, तो उसके अंदर अपने आप केमिकल, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक क्या हो जाते हैं? चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इसी चेंजेस के कारण आपका क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है। ओके बच्चा, नाउ ये आपके लेयर्स है, कौन कौन से लेयर्स है, कहाँ क्या क्या होता है, आपके बुक के अंदर भी ये डायग्राम दिया गया है। अब हम देखेंगे फैक्टर विच इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। हम वो फैक्टर्स देखेंगे जिसके कारण सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट है वो आपका क्लाइमेट, जिसके कारण हम डिसाइड द रेट ऑफ वेदरिंग एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन। जैसे क्लाइमेट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका वेदरिंग होगी, और वही उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? वेजिटेशन का टाइप डिसाइड होगा। टोपोग्राफी से क्या होता है आपका? टोपोग्राफी ऑफ द लैंड डिसाइड द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। वहां की टोपोग्राफी कैसी है उसी के अकॉर्डिंग जो सॉइल है वो क्या होती है? एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठी होती है आपकी। नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, ऑब्वियसली बात है वहां का जो पेरेंट रॉक है वो कैसा है? जैसा वहां का रॉक होगा उसके अंदर जो मिनरल्स होंगे वही कंपोजिशन, वही टेक्सचर्स आपको सॉइल के अंदर देखने को मिलेगा। वेजिटेशन डिसाइड द अमाउंट ऑफ ह्यूमस अवेलेबल इन दिस सॉइल। वेजिटेशन भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑब्वियसली बात है कितना ज्यादा ह्यूमस
कौन सी सॉइल के अंदर है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि वहां कौन सा वेजिटेशन होगा। ओके, नाउ अब हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था वही यहाँ दिया गया है कि सॉइल कैसे आपके फॉर्म होती है। ये आपका क्लाइमेट है, ये आपका ऑर्गेनिज्म है, प्लांट रॉक है, टाइम है, टोपोग्राफी है, सब मिल के क्या करते हैं, एक काफी टाइम बाद आपका क्या होता है, सारा सब कुछ मिल जाता है, तो एक टाइम के बाद क्या होती है, सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके बच्चा, नाउ अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ फैक्टर के ऊपर, जैसे कि आपका सॉइल फॉर्मेशन जो आपका डिपेंड होता है वो किसके ऊपर होता है, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, वहाँ का प्राण वो क्या बोलना चाहिए, पेरेंट रॉक कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीजों के ऊपर ही वहाँ का, मतलब हमें एक तरह से बोलना चाहिए उसके ऊपर ही कि उसका थिकनेस कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसी के बेसिस पे हमने सॉइल को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। देयर आर 6 टाइप ऑफ सॉइल। फर्स्ट वन इज एलोवियल सॉइल, लेटरेट सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। ये आपकी सॉइल है और ये दिखने में ऐसी लगती है। ओके, नाउ अब जो हमारी फर्स्ट है एलोवियल सॉइल, तो अगर हम इसकी बात करें तो जो एलोवियल सॉइल है वो आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट के अंदर मिलती है, आपकी राजस्थान, गुजरात एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है आपका वहां, और स्पेशली डेल्टा ऑफ महानदी, द गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी नदी। ठीक है, ये इन स्टेट में पाई जाती है और ये कहाँ बनती है, एक तरह से इंटायर नॉर्दर्न प्लेन में। और अगर हम इसकी बात करें, द एलुवियल सॉइल इज डिपॉजिट बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालय रिवर सिस्टम। ये जो डिपॉजिट होती है एलुवियल सॉइल वो 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम के कारण होती है। एक आपका इंडस, गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्र। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसके अंदर सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू खादर एंड भांगर। इसको 2 कैटेगरी के अंदर फिर से क्लासिफाई किया गया है। न्यू वाली को हम खादर बोलते हैं और जो ओल्ड हो जाती है उसको हम भांगर बोलते हैं। जो ओल्ड एलिवल सॉइल है उसके अंदर क्या होता है, कंकर ज्यादा होता है। ठीक है, जो वो इतनी ज्यादा फाइन नहीं होती है। ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा फाइन नहीं होते। ठीक है, और अगर हम न्यू वाले की बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा फाइन होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, और अगर वो जितनी ज्यादा फाइन होती है वो उतनी ही ज्यादा फर्टाइल होगी। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रही कि जो ओल्ड एलोवियल है वो फर्टाइल नहीं, वो भी बहुत फर्टाइल है, बट अगर हम कंपैरिजन करें तो न्यू सॉइल ज्यादा फर्टाइल है। ओके बच्चा, अगर हम इस सॉइल की बात करते हैं तो इस सॉइल के अंदर आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पोटेश हो गया, सल्फ्यूरिक, फॉस्फेरिक एसिड हो गया, लाइम हो गया, ये आपको न्यूट्रिशन मिल जाएंगे इसके अंदर। और ये किन चीजों की ग्रोथ के लिए अच्छी है, शुगर केन, राइस, व्हीट एंड पल्सेस। इन इस मिट्टी के अंदर, आपके इस सॉइल के अंदर आप इन चीजों को इजिली ग्रो कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड जो है वो आपकी ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल को हम रेगुल सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, और क्लाइमेटिकल कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन में आपका क्लाइमेटिकल कंडीशन के साथ साथ जो पेरेंट रॉक मटेरियल है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जो है वो आपकी बेस्ट मानी जाती है कॉटन ग्रो करने के लिए, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉटन सॉइल किसको बोला जाता है, या ब्लैक कॉटन सॉइल किसको बोला जाता है, या रेगुल सॉइल जो है वो किसको बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये ब्लैक सॉइल के ही नाम है। अगर हम बात करें तो ये आपको कहाँ मिलेगी, डेक्कन ट्रैप जो है आपका उस एरिया में, और डेक्कन प्लेट्यू जो है वहां आपको फैली हुई दिखेगी। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, और साथ के साथ में गोदावरी और कृष्णा वैली है, यहाँ इन स्टेट में वो क्या होती है, इन रीजन में वो पाई जाती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया गया है कि ये है ना, क्या बोलते हैं, रीजन ओवर स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ मालवा बोलिए सॉरी, लावा फ्लो। ठीक है, ये किससे बनी है, आपकी लावा फ्लो से बनी है। तो आपसे पूछा जा सकता है लावा फ्लो से कौन सी सॉइल बनी है। ठीक है, नाउ the black soil are made up of extremely fine, that is clay material, and well known for their capacity to hold moisturizer। ठीक है, अब जो ये ब्लैक सॉइल है वो अपनी फाइन, जो उसके जो पार्टिकल है ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फाइन है,
उसके पीछे ये स्पेशली जानी जाती है। साथ के साथ में इसके अंदर मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ब्लैक सॉइल के अंदर कौन कौन से आपको न्यूट्रिशन मिलेंगे? आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, पोटेश मिलेगा और लाइम मिलेगा। ओके बच्चा, ये जो होती है वो थोड़ी सी स्टिकी टाइप की होती है। द सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट। जब ये गीली हो जाती है, वेट हो जाती है, उस टाइम पे क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा स्टिकी टाइप की हो जाती है। डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर ऑन ड्यूरिंग प्री मानसून पीरियड। इवन जब अगर इस मिट्टी पर अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो जो आपका प्री मानसून आता है उस टाइम पर फर्स्ट शावर जो होता है उसके कारण उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है, तो आप उसको बिना टिल्ट करे उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको यूज करना। अब हम देखेंगे रेड एंड येलो सॉइल। दैट दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन igneous rock in area of the low rainfall in the eastern and the southern part of the Deccan Plateau। ठीक है, ये कौन से रॉक से बनके मिला हुआ है? एक तो क्रिस्टलाइन और इग्नियस रॉक जो है उनसे मिलके बना है आपका, और ये ईस्टर्न और ये आपका सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, वहां ये मेन आपकी सॉइल डेवलप होती है। लो रेनफॉल एरिया है ना। दिस सॉइल डेवलप आर रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइन। ठीक है, अब ये जो है इस कलर, इस जो ये सॉइल है उसका रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि वहां का जो रॉक है उसके अंदर आयरन है, उसके कारण इसका कलर रेड देखने को मिलता है। और ये जो रेड कलर की सॉइल है वो कब आपकी येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है? जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में आती है। ठीक है, रेड कलर की जो जब होती है जब उसके अंदर पानी वानी नहीं होता है, और जैसे ही उसके अंदर वो हाइड्रेटेड हो जाती है तो वो येलो कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आपका मिडिल गंगा प्लेन और वेस्टर्न घाट, इधर सब जगह क्या होती है, ये मिलती है, फाउंड होती है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं लेटरेट सॉइल की। तो लेटरेट का मीनिंग जो होता है वो लैटिन वर्ड से आया, उसका मतलब है ब्रिक। ठीक है, मतलब ईट। तो द लेटरेट सॉइल डेवलप इन एरिया विच हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ये उसी जगह डेवलप होती है जहां का एक तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो और साथ के साथ वहां रेनफॉल भी बहुत ज्यादा हो। कौन कौन से एरिया में आपको ये मिलेगी? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरिया ऑफ द उड़ीसा एंड आसाम। इन एरिया में ये आपको फाउंड होगी। सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। यहाँ आप कल्टीवेशन इजिली कर सकते हो, ये कल्टीवेशन के लिए अच्छी है, लेकिन मैन्योर और फर्टिलाइजेशन का प्रॉपर डोज की इसको जरूरत पड़ती है। लो ह्यूमस कंटेंट बिकॉज डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर। यहाँ का क्या बोला जा रहा है? लो ह्यूमस कंटेन करती है क्योंकि जो डिकम्पोजर हैं जैसे कि बैक्टीरिया एंड ऑल, वो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाते हैं, उसके अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, द सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी, कॉफी एंड केश नट। ठीक है, अब ये जो सॉइल है वो आपके कॉफी, टी एंड ऑल, इनके लिए क्या होती है, बेस्ट मानी जाती है। अब है हमारी वो क्या है, एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। ठीक है, इसका कोई एक कलर नहीं होता, वो रेड से लेके ब्राउन कलर में इसका एक रेंज चलता है, डिपेंड करता है कौन से एरिया में। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेटेड। अगर वहां पानी की फैसिलिटी प्रॉपर है, इरिगेशन प्रॉपर है, तो इस सॉइल पे हम कल्टीवेशन इजिली कर सकते हैं। लेक ह्यूमस एंड मॉइस्चराइजर बिकॉज ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर मेक एवोपरेशन फास्टर। अब क्या बोला जा रहा है, वहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत गर्मी पड़ती है, जिसके कारण वहां का जो क्लाइमेट होता है बहुत ज्यादा ड्राई होता है, इसलिए ये जो सॉइल है वो भी क्या होती है आपकी, बहुत ज्यादा ड्राई होती है, क्योंकि वहां गर्मी इतनी पड़ती है, सन की इतनी ज्यादा रेस पड़ती है, जिसके कारण जो वहां का अगर थोड़ा बहुत भी पानी होता है ना, मतलब बोलना चाहिए आपकी जमीन के अंदर, तो वो भी एवोपरेट हो जाता है। ठीक है, salt content is very high and the common salt is obtained by evaporating the water। यहाँ क्या बोला जा रहा है, सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, और अगर आपको कॉमन सॉल्ट आपको वहां से ऑब्टेन करना हो तो आप कर सकते हो वाटर को एवोपरेट करके। और ये कहाँ मिलती है, आपके राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में। द लोअर होरिजोन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। इसका जो लोअर होरिजोन होता है सॉइल का, वहां कंकर ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का जो कंटेन है वो क्या है, वो आपका ज्यादा है।
द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन दी बॉटम हॉरिजॉन रिस्ट्रिक्ट दी इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब वो कंकर से लेयर बन जाती है, आपकी फॉर्मेशन हो जाती है बॉटम हॉरिजॉन के अंदर, लोअर हॉरिजॉन के अंदर, जिसके कारण वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है किसका, वाटर का इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन द हिली एंड द माउंटेन एरिया वेयर सफिशिएंट रेन वाटर आर अवेलेबल। ऑब्वियस सी बात है, फॉरेस्ट सॉइल की हम बात कर रहे हैं तो वो कहाँ मिलेगी आपको, हिली या माउंटेन एरिया में, जहां प्रॉपर सफिशिएंट बोलना चाहिए रेन होती है आपकी। फीचर डिफर बेस्ड ऑन लोकेशन, वो डिफर करती है कौन से लोकेशन में है, जिसके कारण वहाँ पानी कितना है, कैसी रेनफॉल है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके फीचर्स भी क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। लूमी एंड द सिल्टी इन दी वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन इन दी अपर स्लोप। अगर हम वैली साइड की बात करते हैं तो वहाँ की मिट्टी, वहाँ की सॉइल कैसी होगी, लूमी होगी और सिल्टी टाइप की होगी। और अगर हम अपर स्लोप की बात करते हैं तो वहाँ की कैसी होगी, कोर्स एंड ग्रेन टाइप की होगी। ओके, silt in the lower part of the valley particularly on the river trace and alluvial fens are fertile। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं silt in the lower part of the valley, वैली के लोअर पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशली रिवर ट्रेस के इधर की, तो वो कैसी होगी, सिल्ट टाइप की होगी। और एलुवियल फैंस, जो एलुवल होगी वो कैसी होगी आपकी, बहुत फर्टाइल होगी। ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉपर आपकी बुक के अंदर मैप दिया गया है। ये आपको जैसे कि जब हम मैप सीरीज करेंगे ऑन दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द मैप कि कौन से एरिया में कौन कौन सी सॉइल मिलती है, आपको कैसे उसको बताना है। ओके बच्चा, अब हम देखेंगे, हमने सॉइल तो देख लिया, अब हम बात करेंगे सॉइल इरोजन की। ठीक है, सॉइल इरोजन क्या होता है आपका, जो आपकी अपर मतलब एक तरह से बोलना चाहिए लेयर होती है सॉइल की, वो क्या हो जाती है, वॉश हो जाती है। ठीक है, जो फर्टाइल होती है वो वॉश हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। इसके पीछे के रीजन क्या क्या है, फर्स्ट तो नेचुरल वे, एक तो नेचुरल रीजन है और कुछ ह्यूमन एक्टिविटी है। नेचुरल वे की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये मेन रीजन है आपके सॉइल इरोजन के। और अगर हम ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं तो डिफॉरेस्ट करना, ओवरग्रेजिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना, माइनिंग करना, और अब तो जो फार्मिंग के अनसाइंटिफिक मेथड आ गए हैं वो भी। ठीक है, तो ये सारे मिलके आपका क्या करते हैं, सॉइल इरोजन में आपको मतलब सॉइल इरोजन का कारण है। एक तो नेचुरल वे में आपका विंड, ग्लेशियर, वाटर, बहुत ज्यादा तेज पानी आएगा तो भी ऊपर जो टॉप सॉइल है वो बह जाएगी, बहुत ज्यादा हवा चलेगी तो भी वो मतलब एक तरह से बह मतलब उड़ जाएगी। ठीक है, और अगर हम, ये तो आपका नेचुरल वे हो गया। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी की तो डिफॉरेस्टाइजेशन, जैसे कि अगर आप ट्री को काटते रहोगे तो जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, वो प्रॉपर होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, सॉइल होल्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो ट्री होती है ना वो सॉइल को, जो ट्री की रूट्स होती है ना वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। अब उसको कोई होल्ड करने के लिए नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगी, वो उड़ जाएगी इजिली। ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, आपका ये सारी चीजें आपका किसके लिए, किसके पीछे, किसका रीजन है, ये सॉइल इरोजन के पीछे का रीजन है आपका। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ इरोजन की हम बात करें तो ये आपकी गली इरोजन है। दूसरा आपका, ये आपका क्या है, शीट इरोजन है। गली इरोजन में क्या होता है, इस टाइप से आपको ये देखने को मिल रहा है, ये चैनल सा बन गया है। इस टाइप में क्या होता है आपका कि पानी इसी एरिया में ज्यादा आता है, जिसके कारण ये ऐसा गड्ढा सा बन जाता है। शीट इरोजन में क्या होता है आपका, ये इस टाइप से है, तो ये अगर हवा ववा चलेगी या कुछ भी होगा तो क्या होगी, ये उड़ेगी आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं गली इरोजन की। द रेनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल नोन एज गली। जैसे कि मैंने बताया था, पानी जा रहा है जिसके कारण एक कट, काफी बड़ा सा कट आ जाता है उस सॉइल के अंदर, और उसी को, उसके कारण क्या हो जाता है आपका, डीप चैनल बन जाता है, गड्ढा सा बन जाता है, उसी को हम गलीज बोलते हैं। दिस मेक द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन, लैंड इज नॉन एज द बैड लैंड। और उस जगह का अगर ये गली बन जाता है आपका, तो उस जगह पे क्या होता है, कल्टीवेशन नहीं हो पाता, और उस लैंड को हम किस में कंसीडर कर लेते हैं, बैड लैंड के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। इन दी चंबल बेसिन सच लैंड इज नोन एज रिवाइंस। ठीक है, अगर हम चंबल बेसिन की बात करें तो इस लैंड को हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, रिवाइंस बोला जाता है। ठीक है, वैसे को उसको बैड लैंड बोला जाता है, लेकिन रिवाइंस कहाँ बोला जाता है, इसको चंबल बेसिन के अंदर बोला जाता है। ओके, नाउ शीट इरोजन की बात करें तो व्हेन वाटर फ्लो एज अ शीट over large area down a slope and top soil is washed away, it is known as a sheet erosion। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये इतनी जगह खाली सी पड़ी हुई हो, एकदम हवा चल रही है, यहाँ पानी भी डालोगे तो क्या होगा, जो टॉप सॉइल होगी वो आपकी उड़ जाएगी। ओके, बह जाएगी वो। विंड ब्लो लूज सॉइल
ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज अ विंड इरोजन। इसके अलावा आपका विंड इरोजन भी होता है, ये तो शीट इरोजन था, हमने देख लिया कैसा होता है। विंड इरोजन भी होता है, ऑब्वियसली बात है, बहुत ज्यादा तेज हवा एंड ऑल चलेगी, उसके कारण भी क्या होगा, आपका सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, नाउ अब हमने प्रॉब्लम तो देख ली, बट अब हमें ये देखना है कि वो कौन से मेथड है जिसके कारण हम सॉइल इरोजन को होने से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉन्टर प्लफिंग करना, ठीक है, शेल्टर बेल्ट, स्ट्रिप क्रॉपिंग और टेरेस कल्टीवेशन, ये आपके 4 टाइप्स हैं जिसके कारण इन मेथड को आप यूज करके क्या कर सकते हो, सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हो। ओके बच्चा, नाउ वन बाय वन हम देखते हैं। कॉन्टर प्लफिंग की बात करते हैं तो ये आपको इस टाइप का जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये किस चीज का है, ये आपका कॉन्टर प्लफिंग हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो इस टाइप से करा गया है ना आपका, कि कैसे यहाँ आपका पहले उगाया गया है, मतलब जहाँ आपको ये कल्टीवेशन वाले क्रॉप है और बाकी के ये देखो कैसे किया गया है, एक रो जैसे कि ये है, ये आपका कल्टीवेशन वाले क्रॉप है और ये है ये बिना कल्टीवेशन वाले। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हो सके, आपका सॉइल इरोड ना हो सके। ठीक है, एंड शेल्टर बेल्ट, ये देखो ये शेल्टर बेल्ट बना दिए गए। ठीक है, तो जिसके कारण हवा चले तो आपका ज्यादा इरोड ना हो सके आपका। ओके, इस टाइप की रो बना देते हैं हम ट्रीज की। इसके बाद ये स्ट्रिप क्रॉपिंग है। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, ये आपकी स्ट्रिप जैसी बना दी। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाती है। इसके कारण भी जो आपका विंड बहुत ज्यादा फोर्सफुली विंड आती है तो उसके कारण आपकी जो क्रॉप है वो खराब ना हो सके, इसके बीच में वो सेफ रहे आपके। ठीक है बच्चा, ना और जो आखिरी आपका वो टेरेस कल्टीवेशन, ये आपका मेन हिली एरिया में यूज किया जाता है, तो ये इस हिसाब से कर देते हैं जिसके कारण आपका सोइल इरोजन क्या हो सके, कम से कम हो सके। ना सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आई नो ये लेंदी हो गया आपका वीडियो, बट एज यू नो दैट ये चैप्टर ही आपका बहुत लेंदी है, इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज एंड ऑल है, क्लासिफिकेशन है, सॉइल लैंड एंड ऑल, सारे रिसोर्सेज हैं, उन सबको कवर करवाना, और मैं कोई टॉपिक भी नहीं छोड़ सकती हूँ बिकॉज ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट आई होप मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दी है। अगर आपको मेरा वीडियो देखने के बाद लगता है कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो आपको क्या करना है, इसको लाइक कमेंट एंड शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ के साथ में बेल आइकन पे प्रेस करना है। ओके, और साथ के साथ में जब आपने ये वीडियो देखा होगा तो इसके नीचे आपको समझ में आ गया, इसके बाद आपको क्विज मिलेगा 10 क्वेश्चन का, अगर आप उसमें इनरोल करवाते हो तो उसका कोई चार्जेस नहीं है, और उसके बाद आपको कुछ कूपन्स या कुछ गिफ्ट्स दिए जाएंगे। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपको है ना, जो अगर हमें कुछ चार्जेबल बोलना चाहिए, आपके नोट्स हैं हमारे या फिर कुछ बुक्स हैं, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। ओके, ये डिपेंड करता है आपको कितने मार्क्स मिले, कितना क्या है, तो सर्टिफिकेट आपका इशू होगा, वो सर्टिफिकेट आपको हमसे शेयर करना पड़ेगा, एंड देन फिर हम आपको वो कूपन्स प्रोवाइड करेंगे। ओके बच्चा, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ जो हमारा 2 घंटे बाद आने वाला है, जिसके अंदर मैं इसी के रिगार्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव देने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है बच्चा, आपके पास 2 घंटे का टाइम है, आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, अपना ब्रेक ले लो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करो, और फिर आप मेरे साथ आ जाओ एमसीक्यूज अटेंड करने के लिए, तो जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया, और साथ के साथ में जो क्वेश्चन है, हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं, और अगर उसमें से आपको आंसर नहीं भी बनते हैं तो मैं उन क्वेश्चंस के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यूज के साथ। ओके।